रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, आप लोगों ने पिछले कुछ समय पहले एक तरीके की सिमिलर स्टोरीज सुनी थी, चाहे वो मेरठ की मुस्कान हो या फिर राजा रघुवंशी की वाइफ सोनम रघुवंशी हो या फिर उसके अलावा भी कई कहानियां मैंने आप लोगों को सुनाई थी। और इन सारी ही कहानियों के अंदर आप लोगों को एक सेम पैटर्न दिखाई पड़ा था कि सबने अपने पति की बड़ी ही बेरहमी के साथ में हत्या की थी। लेकिन दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, इस कहानी को आप लोग सुनेंगे भी और आप लोग सोचेंगे कि कैसे एक शातिर 14 महीने के बाद पुलिस की गिरफ्त में आती है। और उसके बाद में जब पुलिस की गिरफ्त में आती है दोस्तों, जब पुलिस इस पूरे केस का खुलासा करती है, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति वहां पर मौजूद नहीं था जो ये सोचने और समझने को मजबूर न था कि आखिरकार ये महिला कितनी ज़्यादा शातिर थी। तो पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोग को सुनाऊंगा। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है, दरख्वास्त यही है कि आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ जो बेल आइकन रहता है उस बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस आप लोगों तक पहुँचें और आप लोग हमारे वीडियोस से लगातार जुड़े रहें। बात करें दोस्तों आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है गुजरात से। और गुजरात में एक जगह लगती है अहमदाबाद, और इसी अहमदाबाद के आसपास एक थाना पड़ता है सरखेज थाना। और इसी सरखेज थाने के अंतर्गत एक जगह पड़ती है फतेहबाड़ी। और ये जो फतेहबाड़ी इलाका है, इसी फतेहबाड़ी के अंतर्गत एक जगह आती है केनाल, और इसी केनाल में एक जगह पड़ती है अहमदबड़ी। और दोस्तों, इसी अहमदबड़ी से एक फ़ोन जो गुजरात में जो अहमदाबाद की जो क्राइम ब्रांच थी वहाँ पर पहुँचता है। और क्राइम ब्रांच को ये सूचना मिलती है कि यहाँ पर अहमदबाड़ी में रहने वाला एक व्यक्ति, जो कि एक हाउस है, उस हाउस का नाम है रॉ हाउस, उसी हाउस के अंदर वो रहता था, लेकिन पिछले 1 साल से वो लापता है। ना किसी के संपर्क में है, ना किसी से कोई टच है उसका, बस उसकी पत्नी बस मौजूद है। अब जैसे ही ये सूचना क्राइम ब्रांच को मिलती है तो क्राइम ब्रांच इस मामले में सतर्क होती है। सबसे पहले उस व्यक्ति के बारे में पता किया जाता है कि भैया कौन व्यक्ति है। तो पता चलता है कि उस व्यक्ति का नाम समीर अंसारी है। अब समीर अंसारी पिछले 1 साल से गायब है, न किसी दोस्त से मिला है, न किसी जानकार से मिला है। उसके तमाम रिश्तेदारों से पता कर लिया तो किसी के भी टच में नहीं है। लिहाजा उसके बाद में जो क्राइम ब्रांच की टीम होती है, समीर अंसारी की जो पत्नी रूबी होती है उसके पास पहुंचती है। साथ के साथ समीर अंसारी पहले जहां पर रहा करता था उस पूरे इलाके में जाकर लोगों से अलग अलग तरीके से पूछताछ करती है। अब दोस्तों, एक केस जो कि 14 महीने इस केस को गुजर चुके थे। 14 महीने पहले एक शख्स घर से लापता हो चुका था। अब जब पत्नी से पूछताछ की जाती है तो जो पत्नी होती है वो बताती है कि साहब, मेरे जो पति हैं वो तो काम करने के लिए गए हुए हैं। अब पुलिस ये पूछती है कि कहाँ काम करने के लिए गए हुए हैं, तो जो रूबी होती है वो कहती है कि दरअसल उसके पति जो हैं वो दुबई चले गए हैं। अब पुलिस रूबी से कहती है कि अगर तुम्हारे पति दुबई चले गए तो तुम्हारी उनसे बात तो होती होगी, तो कौन से नंबर से होती है, व्हाट्सएप पर होती है या फिर नॉर्मल कॉल पे होती है। इधर रूबी की कॉल डिटेल्स वगैरह निकाली जाती हैं, लेकिन जो रूबी थी शायद पुलिस को घुमाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि रूबी की कॉल डिटेल्स में ऐसा कोई भी नंबर नहीं था जो नंबर दुबई का हो और उस नंबर से रूबी की बातचीत होती हो। ना ही व्हाट्सएप पर कोई मैसेज थे, ना और जो व्हाट्सएप कॉल थी ना वो थी। अब ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पुलिस को गुमराह कर रही थी, रूबी ये दिखाई पड़ रही थी। लिहाजा पुलिस अभी भी रूबी के ऊपर कोई पंजा नहीं रखती है, कोई सख्ती नहीं दिखाती है, बल्कि उसके बाद में पुलिस जो थी अब रूबी के बारे में आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है कि जब से इसका पति गया था, जब से रूबी किसके साथ उठती है, किसके साथ बैठती है, कौन आता है। तो पड़ोसियों से पता चलता है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम इमरान है। अक्सर रूबी को उसी के साथ देखा गया। अब जैसे ही पुलिस को ये पता चलता है तो उसके बाद में पुलिस जो थी वो इमरान का नंबर लेती है। अब जैसे ही इमरान का नंबर लेती है तो जो रूबी की कॉल डिटेल्स वगैरह निकाली थी उसमें पता चलता है कि रूबी और इमरान से लगातार बातचीत कर रहे हैं। अब ये सूचना पुलिस को जब सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं तो उसके बाद में पुलिस जो थी अब सीधा सीधा इमरान को अरेस्ट कर लेती है। इमरान को अरेस्ट करने के बाद में सीधे से पुलिस थाने लेके आती है। और पुलिस थाने लाने के बाद में जब इमरान से पूछताछ की जाती है तो इमरान शुरुआत में तो इधर उधर की बातें कि साहब मेरा कोई लेना देना नहीं है, कहाँ गया है समीर मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद में पुलिस की जो एक टीम होती है रूबी को भी उठा के ले आती है। अब रूबी को और इमरान को दोनों को फ्रंट सीट पर बैठाया जाता है। फ्रंट सीट पर बैठाने के बाद में इन दोनों से पूछताछ की जाती है। तो ये दोनों शुरुआत में तो इधर उधर की तमाम बातें पुलिस को बताते रहते हैं, लेकिन अंततः ये टूटते हैं। और टूटने के बाद में जो रूबी होती है वो कहती है कि हमने ही मेरे पति को मारा है, यानी समीर को मारा है।
अब जैसे ही ये बात पता चलती है तो उसके बाद में पुलिस वाले कहते हैं कि अगर तुमने मारा है तो डेड बॉडी कहाँ है। तो जो समीर है वो बताता है कि साहब, जो रूबी का पहले वाला घर था उसी घर के अंदर जो किचन है, उसी किचन के अंदर हमने गड्ढा खोद कर उस समीर के शव को दफना दिया था, ऊपर से टाइल्स वगैरह लगा दी थी। लिहाजा उसके बाद में पुलिस रूबी के उस घर पे पहुंचती है, पुराने वाले पे, और वहाँ पे आस पड़ोस के लोगों से भी पूछा जाता है कि इस घर के अंदर कौन रहता है। तो आस पड़ोस के लोग बताते हैं कि जब से इसका पति समीर गया है 2-4 महीने तक तो रूबी इसी घर में रही, लेकिन उसके बाद इसमें किराएदार को रख दिया। लिहाजा उसके बाद में पुलिस की जो टीम होती है, उन जो किराएदार थे यहाँ पे उन्हें भी बुलाती है। उन्हें बुलाने के बाद में पूछताछ करती है। तो जो किराएदार होते हैं वो कहते हैं कि साहब, हमने ये घर किराए पे तो लिया था, लेकिन जब से हमने इस घर को किराए पे लिया इसमें अजीब तरीके की बदबू आ रही थी, इस घर में अजीब तरीके की बेचैनी थी। इस वजह से साहब हमने इस घर को किराए पे जो लिया था इस वजह से छोड़ दिया। लिहाजा उसके बाद में पुलिस जो थी समीर जो गायब हुआ था उसकी डेड बॉडी की तलाश कर रही थी। लिहाजा जो इमरान था इस रूबी के साथ में जो पुलिस थाने में मौजूद था, जिसने बताया था कि उसने मर्डर किया है और मर्डर करने के बाद में जो डेड बॉडी है वो किचन के अंदर दफना दी। लिहाजा उसके बाद में इस इमरान की ही निशानदेही पर और जो किचन की टाइल्स वगैरह होती है वो तोड़ी जाती है। तो वाकई दोस्तों, जब थोड़ा सा गड्ढा खोदा जाता है तो पुलिस चौंक जाती है। दरअसल उस गड्ढे के अंदर इंसानी कंकाल प्राप्त होता है। पुलिस उस कंकाल की तमाम हड्डियां रिकवर करती है, उसके बाद में उस कंकाल को डीएनए और फॉरेंसिक के लिए भेज देती है। लेकिन दोस्तों, जब इस पूरी घटना का खुलासा होता है तो हर कोई जो भी कुछ सुनता है हैरान हो जाता है कि एक ऐसी महिला थी, 14 महीने से इसने अपने पति को घर के अंदर ही किचन के अंदर दफन कर दिया था। किराएदार भी मकान छोड़ के भाग चुके थे क्योंकि उन्हें अजीब तरीके की बेचैनी, अजीब तरीके की बदबू रहती। जाहिर सी बात है कि एक घर के अंदर लाश दफन हो तो उस घर के अंदर क्या ही खुशियाँ होंगी, क्या ही उस घर के अंदर नॉर्मल वातावरण होगा। लिहाजा किराएदार इसी वजह से छोड़ के भाग जाते हैं। जो रूबी थी, जब इससे कत्ल करने के पीछे की वजह पूछी जाती है तो रूबी एक कहानी बताती है। दरअसल रूबी जो थी वो 3 साल पहले अपने पति समीर के साथ यहाँ रहने के लिए आई थी। वो समीर के साथ थोड़े समय तक रहती है। समीर मेहनत मजदूरी किया करता था, पैसे कमाता था, सारे पैसे अपनी पत्नी रूबी के हाथ पे रख दिया करता था। इसी से इनके परिवार का भरण पोषण चल रहा था। लेकिन 1 साल पहले की बात है, घटनास्थल से जो इमरान होता है वो भी इसी मोहल्ले के अंदर रहने के लिए आ जाता है। जब इमरान इसी मोहल्ले के अंदर रहने आता है तो उसके बाद में इमरान और इस रूबी की आंख में चोली लड़ती है। उसके बाद में ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक पहुंचते हैं। अब जो रूबी थी ये इमरान से अपनी मोहब्बत का इजहार कर देती है। उधर जो इमरान था शायद वो भी इन्हीं सारी चीज़ों का इंतज़ार कर रहा था, वो भी इसकी मोहब्बत को एक्सेप्ट करता है और उसके बाद में ये दोनों नाजायज़ ताल्लुकातों में बन जाते हैं। अब दोस्तों, जब एक बार ये सिलसिला शुरू होता है तो फिर उसके बाद कभी रुकने का नाम नहीं लेता। आए दिन शारीरिक संबंध बनना, आए दिन सारी चीज़ें होना। लेकिन इस बात की जो जानकारी थी ये रूबी के पति समीर को नहीं चलती है। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि ऐसी चीज़ें ज़्यादा दिन तक छुप नहीं पाती। आखिरकार समीर को इस बारे में पता चलता है। समीर को पता चलता है तो अपनी पत्नी रूबी से काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करता है, साथ के साथ उसको टाइट भी करता है। अब जब रूबी के ऊपर बंदिश लग चुकी थी, रूबी को थोड़ा सा वो टाइट कर रहा था। आए दिन घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा था, कलेश हो रहा था। इसी से तंग आकर रूबी जो थी अपने प्रेमी इमरान से कहती है कि अब वक्त आ गया है कि उसके पति समीर को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत कर दो। अब जो इमरान जब रूबी के मुंह से ये बातें सुनता है तो वो भी तैयार हो जाता है। इसके बाद में ये अपने एक दोस्त साहिल से कांटेक्ट करता है, फिर उसके बाद में दूसरे दोस्त फैजू से कांटेक्ट करता है। साहिल, फैजू और इमरान ये तीनों मिलकर हत्या की प्लानिंग करते हैं और उसके बाद में 14 महीने पहले ये रूबी के घर में पहुंचते हैं। उसके बाद में गला दबाकर समीर अंसारी की हत्या करते हैं। हत्या करने के बाद में अब ये लोग सोचते हैं कि शव का क्या किया जाए, क्योंकि अगर हम लोग शव को लेकर बाहर निकलेंगे तो भीड़ भाड़ वाला इलाका है, कोई देख लेगा, पकड़े जाएंगे। लिहाजा उसके बाद में ये लोग फैसला करते हैं कि हम इस शव को इसी घर के अंदर कहीं ना कहीं दफन कर देते हैं। उसके बाद में उस शव को घर के अंदर उसी किचन के अंदर गड्ढा कर दफन कर दिया जाता है। जो किचन था उसमें नई टाइल्स लगवा दी जाती है और उसके बाद में ये जो पूरा केस था ऐसे ही दब के रह जाता है। लेकिन जब भी रूबी से उसके पति के बारे में किसी ने भी पूछा तो रूबी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब दिया कि उसके जो पति है ये दुबई काम करने के लिए चले गए। लेकिन लोगों को ये देखकर बड़ी हैरानी होती थी कि जो रूबी है अक्सर इमरान के साथ देखी जाती थी और उधर जो समीर अंसारी के जो मिलने वाले दोस्त वगैरह थे उनसे भी समीर अंसारी ने 1 साल से कोई भी कांटेक्ट नहीं किया था। इस वजह से लोगों को शक हुआ, इस वजह से मामला क्राइम ब्रांच तक पहुंचा और इस तरीके से जो पूरा केस था इसका पर्दाफाश हो गया। बहरहाल दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि आज के इस दौर में किस किस तरीके की पत्नियां पड़ी हैं, किस किस प्रवृत्ति के लोग पड़े हुए हैं। और यकीनन दोस्तों, जब इस तरीके की कहानियाँ आती हैं तो सुनाकर दिल बैठ जाता है।
बहरहाल आप लोग इस पूरी स्टोरी को किस तरीके से देखते हैं अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। बाकी दोस्तों कल के दिन आप लोग के कुछ बेहतरीन से कमेंट्स भी थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाए। दोस्तों कल के दिन जो कमेंट्स आए थे इसमें मुकेश शर्मा है, लिखते हैं परीक्षा में अच्छा नंबर लाने का मतलब ये नहीं है कि मोटे दिमाग इंसान का नहीं हो सकता, बिटिया ने कमाल कर दिया। तो शुक्रिया मुकेश शर्मा जी, आपने अपना बहुमूल्य कमेंट्स किया। उसके बाद में खान अकील लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाविज़ भाई, नाइस स्टोरी है, अल्लाह आपको खुश रखे। तो खान अकील जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। उसके बाद में लाइक अब्बास गुलिस्तानाज बागपत यूपी से कहानी सुनते हैं, शुक्रिया मेरे भाई आपका। मनदीप वर्मा की पत्नी प्रादीप वर्मा जालंधर पंजाब से कहानी सुनती हैं, शुक्रिया। उसके बाद में पीके शर्मा जी कमेंट्स करते हैं, मिनी ब्लॉग लिखते हैं कहानी अच्छी लगी तो मिनी ब्लॉग जी शुक्रिया आपका। सुरेंद्र शर्मा लिखते हैं सर मैं विजयनगर राजस्थान से कहानी सुनता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में हैदर अली गोरिया हैं, लिखते हैं वहीद जटिन का नाम है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में शोएब एमडी हैं, लिखते हैं कल वाला लोकेशन बहुत ही खूबसूरत था, शाविज़ भाई कल वाले लोकेशन पर वीडियो बनाया करें। तो शोएब जी मैं कल वाले लोकेशन पे ज़रूर से ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अगर कभी लेट हो जाता हूँ और रात को वीडियो शूट करनी पड़ती है तो फिर स्टूडियो से ही शूट कर लूँगा। शरीफ मोहम्मद लिखते हैं हार्ट टचिंग स्टोरी है, शरीफ मोहम्मद जी शुक्रिया। साहिल इनका नाम शाहबुद्दीन है, कमेंट्स करते हैं शुक्रिया। सुनील त्यागी जी शाना बुलंदशहर से कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। अलबफ़ा जी कमेंट्स करते हैं मेरे भाई शुक्रिया आपका। उसके बाद में इरफान सलमानी हैं, लिखते हैं गुड जॉब सर, शुक्रिया मेरे भाई। मीना जी नमस्ते लिखती हैं। उसके बाद में अब्दुल मुस्तकीम है, लिखते हैं नाइस स्टोरी, शुक्रिया मेरे भाई। फरजाना सिद्दीकी लिखते हैं लड़कियां अपने प्यार को आगे माँ बाप को कुछ भी नहीं समझती, शुक्रिया बहन आपने कमेंट्स किया। सोहन लाल सीतिया जी कमेंट्स करते हैं, मेट्रो टेलर्स कमेंट्स करते हैं, मिनी ब्लॉग कमेंट्स करते हैं। शरियन शर्मा लिखते हैं साबिज मलिक भाई आपका अंदाज़ निराला है, तो मेरे भाई शुक्रिया आपका। उसके बाद में रियल टोरियल हैं और सचिन चौधरी जी हैं। दोस्तों ये कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों मिलता हूँ मैं आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।